तो समान अध्ययन जीके जीएस के रिवीजन के अंतर्गत 6 सब्जेक्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास, इतिहास के बाद फिर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद भूगोल, भूगोल के बाद फिर आपका अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण, और फिर विज्ञान, और विज्ञान के बाद फिर आपका है अर्थव्यवस्था। ये जो है आपका रिवीजन का हमारा 6 सब्जेक्ट का रेगुलर रिवीजन चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास में मैंने आपको पुस्तकें ले रखी हैं, और आज की जो ये पुस्तक है ये है तबकात नासरी। तबकात नासरी को लेकर के जो है एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर इस पुस्तक के बारे में कुछ आप अलग से बता दीजिए कि तबकात नासरी को लेकर के, क्योंकि देखिए जो बच्चे ऑप्शनल में है ना, ऑप्शनल में आपको क्या होगा ना कि डायरेक्टली केवल एक पुस्तक के बारे में भी लिखने का आ सकता है कि आप इस पुस्तक के बारे में लिखिए। तो इसके लिए आपको कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, गूगल से इकट्ठा कर लीजिए। कई बार बुक्स में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो यदि पूछ लेता है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है ना, और थोड़ा सा प्रयास करना है इसको लेकर। तो चलिए मैं देखूंगा, और यदि आप लोगों को भी कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि ये टॉपिक सर आप पढ़ा दीजिए, अभी कुछ लोगों ने भेजा है, उनके पेंडिंग है टॉपिक, वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पे यहाँ पे ले लिए जाएंगे। तो देखिए एक पुस्तक है आपकी तबकात नासरी, इसके राइटर हैं मिनहाज उस सिराज। पहले तो आपको राइटर पता होना चाहिए सभी को, ठीक है, मिनहाज उस सिराज। सभी पुस्तकों से किसी न किसी शासक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। गुलाम वंश के एक शासक थे जिनका नाम था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन नाम था शासक का। तो जो नसरुद्दीन थे शासक, उनको लेकर के लिखा गया है मिनहाज के द्वारा ये पुस्तक आपकी, ठीक है। मिनहाजुस सिराज इसके रचयिता हैं, और ये आपका जो है गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद के बारे में। ये पुस्तक टोटल 23 भागों में लिखी गई है, 23 पार्ट हैं इस पुस्तक के, और 1260 में ये पुस्तक आपकी लिख के पूरी की गई थी। तो 23 भाग हैं इस पुस्तक में। जब किसी की डिटेलिंग में जाएंगे तो आप उस पुस्तक के बारे में, राइटर कौन है, टॉपिक क्या है उसका, है ना, टॉपिक गुलाम वंश का शासक है आपका नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। इसके समय काल के इतिहास के बारे में बताती है, 23 भागों में है, 1260 में इसको पूरा किया गया था इस कृति को, ठीक है। इस पुस्तक में जब मोहम्मद गौरी भारत आता है उसके विजय के बारे में, और जो जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है तो उसके बारे में आरंभिक इतिहास को लेकर ये सबसे प्रामाणिक पुस्तकों में से एक है। और इसमें मोहम्मद गौरी से लेकर 1260 एडी तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर 1260 एडी तक में जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। ये आपकी फारसी में लिखी हुई पुस्तक है, फारसी भाषा में लिखी हुई है, इतिहास का एक ग्रंथ है, और इसको जो है हम तबकात नासरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तबकात नासरी, ठीक है। बस इतने पॉइंट हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 20, 30, 40 शब्दों में चीजों को लिखना है, आप इतना डिस्क्राइब कर दीजिए। तबकात नासरी, राइटर मिनहाजुस सिराज। पुस्तक जो है ये आपकी मोहम्मद गौरी में भारत विजय से लेकर के दिल्ली सल्तनत के 1260 के काल तक के बारे में बताती है। नसरुद्दीन महमूद को जो है मुख्य विषय माना गया, उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। और ऐसा कहते हैं कि ये पुस्तक जो है बहुत ही सीधी और स्पष्ट भाषा में लिखी गई है, और जो है इस पुस्तक में उस समय के जो इस्लामी दुनिया का इतिहास है, उन इतिहास की पुस्तकों में से इसको बेस्ट बुक के तौर पे भी हम मान करके चलते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसके बारे में, बुक के बारे में जानकारी और भी इंटरनेट में जो है जितना भी देखो उपलब्ध है, उसी से कुछ शब्दों को आपको खुद से जोड़ करके भी बनाना होता है, ठीक है। तो एक पुस्तक आपकी ये हो गई तबकात नासरी, ठीक है, और इससे ज्यादा क्या इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, ठीक है। अगली पुस्तक है आपकी तारीख फिरोज शाही। ये पुस्तक को मतलब एक ही टाइटल है, और एक ही टाइटल के नाम से कई सारे राइटरों ने पुस्तक लिखी। एक बहुत ही बड़े इतिहासकार थे आपके, जिनका नाम था क्या, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ, इन दोनों के द्वारा एक ही नाम से अलग अलग किताब लिखी गई है। एक ही किताब नहीं है, अफीफ ने अलग लिखी और बर्नी ने अलग लिखी। जियाउद्दीन बर्नी
ये भी सल्तनत काल में जो है इसने पुस्तकें सल्तनत काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और जो है बलबन के ये जो है तुगलक वंश के बारे में जानकारी काफी मिलती है। तारीख फिरोज शाही तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है और शम्से सिराज अफीफ की पुस्तक है। ठीक है, इससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं कई बार। अभिलाष रघुवंशी जी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिलाष जी। गुलाम वंश बलबन का दमान था और गुलाम वंश में जो टोपी सीकर अपना निर्वाहन करता था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के बारे में भी कुछ बातें आप लिख सकते हैं। नसरुद्दीन महमूद के बारे में क्या जानकारी मिलती है तबकात नासरी से, इसको लेकर के भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तारीख ए फिरोज शाही ये आपकी पुस्तक है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, और एक इसी तरीके की पुस्तक शम्से सिराज अफीफ के द्वारा भी लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली पुस्तक ये मैच द फॉलोइंग की बहुत फेवरेट पुस्तक है, इनसे पूछता है। एक पुस्तक है आपकी ताजुल माशिर। कौन सी पुस्तक है? ताजुल माशिर। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, इसको लिखा है सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ताजुल माशिर। ताजुल माशिर किसने लिखा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हसन निजामी। अगली पुस्तक है तरीखे मुबारक शाही। तरीखे मुबारक शाही याहिया बिन अहमद की पुस्तक है। याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद ने लिखी है तरीखे मुबारक शाही। याहिया इन, हाँ, जियाउद्दीन बर्नी तुगलक वंश के बारे में अधिकांश जो है जानकारी मिलती है, बर्नी के इतिहास से, सल्तनत काल के बारे में। ठीक है, याहिया बिन अहमद ने किसके बारे में लिखा है? तरीखे फिरोज शाही, मुबारक शाही, ध्यान रखिएगा। और इसमें सैयद वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सैयद वंश, खिज्र खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश, फिर लोधी आते हैं। तो सल्तनत काल में सैयद वंश के इतिहास की एकमात्र पुस्तक है जिसमें जानकारी मिलती है तरीके मुबारक शाही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है? अगली पुस्तक है आपकी ख्वाजा अबू मलिक इशामी की। इशामी, इशामी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन, फुतूह उस सलातीन पुस्तक लिखी है इशामी ने। ठीक है, इशामी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, अबू मलिक इशामी। अबू मलिक इशामी के द्वारा लिखी गई फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। कौन सा टूल साइड करना है भाई? यहां पे कौन सा टूल है? कुछ साइड करना है क्या? ठीक है, फुतूह सलातीन की पुस्तक है ये आपकी। ठीक है, इशामी के द्वारा फुतूह सलातीन। एक बहुत प्रमुख व्यक्ति थे राणा कुंभा साहब, राजपूत। और राणा कुंभा अपने आप में आप देखें तो एक बड़े योद्धा तो थे ही नहीं, लेकिन योद्धा के साथ साथ इनके द्वारा साहित्य और कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने संगीत शास्त्र पे कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। राणा कुंभा जी ने संगीत शास्त्र में इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई। पुस्तकों के नाम है संगीत मीमांसा। ये राणा कुंभा है, इनकी पुस्तक है संगीत मीमांसा। मीमांसा एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, संगीत मीमांसा। दूसरी है संगीत राज। संगीत राज, ठीक है, दूसरी पुस्तक है संगीत मीमांसा, संगीत राज। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये पुस्तक लिखी राणा कुंभा ने। राणा कुंभा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पर्सन ये कौन है? ये है फिरोज शाह तुगलक। इसके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई, फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही।
तुगलक वंश का महान शासकों में से एक, सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है इसको। तो इसने तुगलक वंश का जो है इसने एक अपना संस्मरण लिखा है फुतुहात फिरोजशाही के तौर पे, एक आत्म कथा के तौर पे आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। चलिए, ये हो गए इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। अब देखो जितनी मैंने आपको बताई, मैं गारंटी बोलता हूं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, फुतुहात फिरोजशाही से लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं सर पहली बार नाम सुन रहे हैं। भैया आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा होगा तभी आपको ये स्थिति है। एक बार पीवाईक्यू देखो ना, तब आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं मेडिवल हिस्ट्री में। बर्निंग टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री के ये सब। और जो लोग मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, आप लोग जरूर जब कोई भी सल्तनत काल के बारे में लिखें तो थोड़ा सोर्सेज देने होते हैं कि किस राइटर की कौन सी बुक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है ये है भारत का संविधान। ठीक है, संविधान वाले टॉपिक में हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे। मैं आपको 1 से लेकर 4 अनुसूची तक करा चुका था। आज 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची, 8 अनुसूची आज पढ़ेंगे हम। 8 अनुसूची, ठीक है। 4 अनुसूची पिछले सेशन में मैं आपको करवा चुका था। 5वीं अनुसूची आपकी अनुसूचित क्षेत्रों, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों एंड एसटी, अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन और उनके नियंत्रण से जुड़ी हुई है। प्रशासन एवं नियंत्रण, ये आपकी 5वीं अनुसूची है। क्लियर है, स्पष्ट है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय। देखो ये अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी हुई है, ठीक है, उनके प्रशासन से लेकर के। भारत में राष्ट्रपति जी के द्वारा बहुत सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पे जनजातियां निवास करती हैं। जैसे लाइक आपका गुजरात में जनजातियां हैं, राजस्थान में जनजातियां, मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं, है ना, बहुत जगह पे जनजातियां। तो वहां पे उनके लिए शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहां पर वो जनजातियां रहती हैं। उनके प्रशासन नियंत्रण को लेकर अनुसूची 5 है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए एक अलग अनुसूची बना दी गई है संविधान में। त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पर रहने वाली जनजातियों को जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, AMTM बोलते हैं इसको, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां के जनजातीय छात्रों के प्रशासन को लेकर उपबंध है, प्रशासनिक उपबंध, है ना, प्रशासन को लेकर उपबंध। देखो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अपने आप में कुछ विशिष्ट होता है, अलग होता है। मोहम्मद हुसैन जी कह रहे हैं ST के प्रशासन और नियंत्रण से ओनली, नहीं SC नहीं, ST के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है ये। मनोज शर्मा जी पूरी कराएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पूरा सिलेबस चट कर जाएंगे। 4 करा दी, 4 आज करा दी, 4 कल करा दूंगा, है ना। थोड़ा थोड़ा खाना है, पूरा नहीं, एक साथ नहीं खाना पूरा, थोड़ा थोड़ा सिलेबस बाइट करते जा रहे हैं। पूरा सिलेबस चट कर जाएंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है ना, घबराना नहीं है। 7वीं अनुसूची आपकी केंद्र राज्य संबंधों में जुड़ी हुई है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है आपका। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। संघ सूची में टोटल 97 विषयों का वर्णन, ठीक है। अभी वर्तमान में 98 हो गए, टोटल 98 विषय हैं इसमें संघ सूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में टोटल जो आपके विषय हैं उनकी संख्या वर्तमान में हो गई है 52 विषय यहां पर हैं। और राज्य सूची में वर्तमान में कुल जो है 59 विषय हैं। आजादी के टाइम पे जब संविधान बना था तब विषय की संख्या कुछ और थी, अभी संख्या कुछ और है, ठीक है। संघ सूची में 98 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय और राज्य सूची में 59 विषय है, ठीक है। शुरुआत में 66 थे, धीरे धीरे समवर्ती सूची में कई सारे विषयों को ट्रांसफर कर दिया गया है,
संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ही कानून बनाएंगे। राज्य सूची, राज्य के पास क्या क्या है, थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण विषय, जैसे पुलिस है आपकी, पुलिस किसके पास है, राज्य के पास। कानून व्यवस्था जो होती है, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, ये भी आपका किसके पास है, राज्य सूची के पास। ये कुछ लिख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। पुलिस है तो कानून व्यवस्था भी किसके पास है, राज्य सरकार के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्वास्थ्य विषय भी आपका भी यहां पर है। शिक्षा आपका अब यहां पे डाल दिया गया है, शिक्षा संघ सूची में डाल दिया गया है। पहले तो समवर्ती सूची में था, फिर 86वां संविधान संशोधन करके यहां पे इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग कई सारी चीजें हैं यहां पे। शिक्षा है, वन है, दंड प्रक्रिया है, ठीक है, वन है, फॉरेस्ट एरिया वगैरह। इसमें समवर्ती सूची के विषय पे दोनों करेंगे। परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है, आपराधिक मामले हैं, आर्थिक योजना है, ये मिलके करेंगे काम। विवाह है, विवाह विच्छेद, तलाक वगैरह सब समवर्ती सूची के विषय हैं। और संघ सूची के पास बहुत शानदार शानदार विषय हैं। संघ सूची के पास बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम, जनगणना, जनगणना का काम भी केंद्र का होता है, बचत, डाकघर, रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, विदेश नीति, ये जितने भी हैं आपके सब इन्हीं के, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे विषय आपके किसके पास है, संघ सूची के पास। राज्य के पास पंचायती राज व्यवस्था, कृषि, रेलवे पुलिस, जो आपकी रेलवे पुलिस होती है ना, वो राज्य सरकार के पास ही होती है। कृषि, रेलवे पुलिस, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, टैक्स, अब तो जीएसटी आ गया, ये सब आपके जो है इसमें है, ध्यान रखिएगा। 8वें नंबर की जो आपकी अनुसूची है, ये आपकी कुछ भाषाओं से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, भाषाओं से। तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, पहले आप केवल ये करें। ये 22 भाषाएं कल कराऊंगा नेक्स्ट, बस आज इतनी याद रखिए। 5वीं आपकी SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से है। 6वीं आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से है। 7वीं आपकी केंद्र राज्य संबंध मध्य शक्तियों के विभाजन से है। और 8वीं आपकी संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची से है। आरपीएफ, देखो आरपीएफ जो है ना आपका, वो स्टेट की है। रेलवे पुलिस फोर्स जो होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास उसको लेकर, वो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन वहां पे जो पुलिस होगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। बाकी एक बार मैं देख लूंगा। ठीक है, आरपीएफ, रेलवे पुलिस, जहां तक जीआरपी वगैरह होती है ना, जीआरपी होती है शायद ना रेलवे में, एक मिनट देख लेते हैं। जीआरपी होती है आपकी, स्टेट के पास जीआरपी होती है, इसको बोलते हैं, हाँ जीआरपी होती है। रेलवे पुलिस में जो जीआरपी वाले थाने होते हैं ना, वो आपके स्टेट पुलिस में आते हैं। जो आरपीएफ होती है रेलवे पुलिस, वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, रुक जाइए, इस पे काफी सारे, मैं एक बार थोड़ा सा कंप्लीट क्लियर। जीआरपी तो है आपकी, हाँ ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिए। चैट जीपीटी से मैं अभी आंसर निकाल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, अभी इसको एक बार और क्लियर कर लेंगे। जो जीआरपी होती है आपकी, ये तो आपकी होती है, जीआरपी थाने होते हैं, ये आपकी राज्य के अंतर्गत है। बट जो रेलवे पुलिस है आपकी, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये आपकी जो है सेंट्रल के अंतर्गत होती है। ठीक है ना, कोई है तो नहीं यहाँ पे आरपीएफ का जवान? ज्ञान वाला जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अच्छा, महेश रीवा जी कह रहे हैं सर चैट जीपीटी आपके चश्मे में दिख रहा है।
विकास जी कह रहे हैं सर मैं लॉन्ग टाइम से हैंडीकैप हूं, आपका कोर्स लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है। विकास जी आप एक बार संस्थान में कॉल करिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद फिर आपकी जो भी हेल्प होगी संस्थान के द्वारा की जाएगी। जो भी कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है या कोई आर्थिक तौर पे, तो आपको एक सर्टिफिकेट बना होगा, आप एक बार उस सर्टिफिकेट को आपको शेयर करना पड़ेगा संस्थान में, ठीक है, और आपकी पूरी मदद की जाएगी, टेंशन नहीं लेना आपको। ज्ञान वाला जी कह रहे हैं सर मैं आपके पढ़ाने का स्किल सीख रहा हूं, वेस्ट चंपारण बिहार में पीसीएस को पढ़ाता हूं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाइए, है ना। और शिक्षकों के लिए मेरा एक ही संदेश है, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ाएं, सबसे पहली बात स्वयं भी तैयार करें उसे अच्छे से, और बच्चों को सही जानकारी दें, मोटिवेट करें उन्हें और बढ़िया से उनको पढ़ाएं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट संविधान की अनुसूचियां बाकी हम आगे देखेंगे 8 के बाद। आज के टॉपिक में एक मिनट, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। यह आपका पर्यावरण का टॉपिक है। इमेज थोड़ा सा इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, एक्चुअली कुछ इमेज आपकी रह गई हैं, तो जो इमेज रह गई हैं मैं उनको इंपोर्ट कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने एक दो टॉपिक लिए हैं, तो ज्योग्राफी वाले टॉपिक भी पढ़ाने हैं आपको। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखो, एटलीस्ट आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं कई बार, ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप नहीं जानते, इससे पहले भी अभी आपका रिवीजन हुआ था ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या है, लेकिन एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अभी इससे पहले ओजोन के बारे में बताया था मैंने आपको, ओजोन छिद्र किस तरीके से हो गया है उसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, और ओजोन छिद्र के बाद हमारा डिस्कशन हुआ था ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, अब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। इसको हम बोलते हैं भूमंडलीय तापन। क्या बोलते हैं इसको? भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन भी बोलते हैं। दरअसल पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना तो नहीं बढ़ गया, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे जो तापमान जीवन की आदर्श दशाएं हैं, और ये हुआ कैसे? मानवीय गतिविधियों के द्वारा। लगातार हम तेजी से विकास के दौर पे ऐसा भागे कि हमने वृक्षों को काट दिया, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया, औद्योगिक इकाइयों और परिवहन साधनों का उपयोग किया, वायुमंडलीय वातावरण में असंतुलन देखने को मिला। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा है वो है भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन जिसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्विक तापन। औद्योगिकरण के बाद वैश्विक तापन की घटना और तेजी से बढ़ गई। औद्योगिकरण के बाद वैश्विक तापन की घटना और तेजी से बढ़ गई। क्या हुआ आपका वैश्विक तापन में? सबसे पहली बात, एक तो कई सारी गैसेस हमने छोड़ी, जिनमें से CO2 एक आपकी गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि आपकी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं? जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सारी की सारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस समय दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब है। दिल्ली में इस समय वायु गुणवत्ता हमेशा दीपावली के आसपास बहुत गड़बड़ हो जाती है। अभी दीपावली के पर्व के बाद और स्थिति असामान्य हो जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है, जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र है, यहाँ पे पराली जलाई जाती है ना, जो क्योंकि खरीफ की फसल की कटाई हो जाती है, तो धान के खेतों में जो पराली होती है और भी जो आपकी फसलों का अपशिष्ट बचता है, उसको बहुत तेजी से जलाया जाता है, जिसके कारण से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है धुंध सी छा जाती है, और वायु लेना बहुत, मतलब इस समय बिना मास्क के निकलना बहुत घातक है, और मास्क भी कुछ कर नहीं पाएगा दिल्ली की वायु का वैसे, ठीक है। तो ये कुछ गैसेज हैं जिनका सांद्रण बढ़ जाता है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसेज हैं सारी की सारी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीसरा आपका मीथेन है। इन गैसेस के नाम लिख लीजिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा यही आता है कि कौन सी गैसेस आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट रखती हैं या फिर वैश्विक तापन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपकी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपका, ठीक है। एक आपकी HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। अब इन सबको बैन कर दिया गया है। मीथेन वगैरह तो अभी नेचुरली भी बहुत सारी आपके रिलीज होती रहती हैं, ये सारी ग्रीन। अब इन्होंने क्या किया, इन गैसेस के द्वारा पृथ्वी के वातावरण में वृद्धि कर दी इन्होंने, ठीक है।
पृथ्वी के वातावरण में तापमान की वृद्धि कर दी। इन गैसों का सांद्रण बढ़ा और इससे टेम्परेचर बढ़ता चला गया। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिस गति से बढ़ रही है इसी गति से लगातार बढ़ती जाएगी तो सन 1900 की तुलना में, यदि 1900 एडी में पृथ्वी का टेम्परेचर जितना था उसकी तुलना में सन 2300 एडी में लगभग 3% टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का। कितना बढ़ जाएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का। कितना बढ़ जाएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो जाएगी। जब वैश्विक तापन होगा तो वैश्विक तापन से बहुत तेजी से आपके बर्फ पिघलने लगेंगे। जब बर्फ पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, क्या होगा इससे? पहले तो वैश्विक तापन होगा, वैश्विक तापन होगा। वैश्विक तापन से क्या होगा? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, आपके ग्लेशियर पिघलेंगे। ठीक है, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा? समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और कितना बढ़ जाएगा समुद्र का जलस्तर? लगभग 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर बढ़ जाएगा। जब इतना समुद्री जलस्तर बढ़ेगा तो बहुत सारे तटीय क्षेत्र, स्थल क्षेत्र डूब जाएंगे, है ना। बहुत सारे द्वीपीय देश भी डूब जाएंगे और बहुत सारे तटवर्ती क्षेत्र भी डूब जाएंगे। तो तापमान जब बढ़ेगा तो बहुत सारे जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे आपके। जब तापमान खत्म होगा तो जीव जंतु भी आपके खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में आ जाएगा आपका। ठीक है, और जो है बहुत सारे तटवर्ती क्षेत्र भी आपके डूब जाएंगे। उससे जीवन की जो है जैव विविधता में कमी आएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये दुष्परिणाम निकलेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे देश ही खत्म हो जाएंगे। मालदीव वगैरह, फिजी वगैरह, जो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया, ये सारे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। देखिए एक इमेज यहाँ पे बड़ी खतरनाक इमेज है, देखो है ना। बहुत, कभी आप ये सब सर्च करें तो बड़ी खतरनाक इमेज डाल रखी है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है। अब इसको बचाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। सबसे बड़ा उपाय वृक्षारोपण है। यदि वृक्षारोपण हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर समस्या का समाधान होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेजी से समस्या, प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लग जाएंगी। क्योंकि उससे क्या होगा, ये गैसेस को और इन गैसेस के उत्सर्जन को भी कम कर दें, बाकी वृक्षारोपण कर दें तो शायद पृथ्वी में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इस दिशा में काम कर रही हैं सरकारें। नेक्स्ट, अगला जो है भूगोल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका भूगोल से जुड़ा हुआ है। भूगोल में एक आपका टॉपिक आता है भारत की तट सीमा, तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा, ठीक है, क्या है आपकी? भारत की 3 ओर से भारत समुद्र से जो है आपका घिरा हुआ है, आप सभी जानते हैं। ये आपके तटवर्ती राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा गोवा है, कर्नाटका है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है आपका, और इधर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल है। ये सारे। फिर आपके द्वीपों को देखें तो नीचे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे आपके लक्षद्वीप समूह है। ये स्थिति है आपकी। ठीक है, ये कुछ स्थिति है। क्लियर है सभी को? स्पष्ट है? तो 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के जो टोटल तटरेखा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? इतनी 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर टोटल तटरेखा है भारत की। समझ रहे हैं आप लोग? ये पूरी तटरेखा आपकी, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, नहीं मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको जोड़ दीजिए आप इसमें। ठीक है, मुख्य भूमि की तो 6100 के आसपास है, टोटल है आपकी तटरेखा। अब इसमें जो सबसे बड़ी तटरेखा है, एक बार स्टेट वाइज आप लिस्ट बना लीजिए। सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की। सबसे ज्यादा कहां पे है? गुजरात पे। ठीक है, नंबर 1 पे गुजरात है आपका। गुजरात की जो टोटल तटरेखा है वो कितनी है? 1214.7
7, ये राज्यों की बात कर रहा हूं, ठीक है। यदि आप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा उसी के है। फिर आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कितनी है, 1916, ठीक है। 1962 किलोमीटर, माफ करिएगा, 1962 किलोमीटर आपकी अंडमान एंड निकोबार की है, ठीक है। और गुजरात की फिर है आपकी, तो गुजरात आपका राज्यों में नंबर 1 है। अंडमान तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, तो गुजरात के बाद है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे एमएच है आपका, ठीक है। नहीं एमएच नहीं, माफ करिएगा, रुक जाइए। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है आपका, 1 मिनट रुक जाइए। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु, है ना। टॉप 3 ये याद कर लीजिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके बाद आप देखें तो महाराष्ट्र की है, फिर केरल है, फिर ओडिशा है। इसके बाद आपकी क्या है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर 5वें नंबर पे आपका केरला, ठीक है, महाराष्ट्र, केरला, फिर आपकी उड़ीसा है, ओडिशा है 6वें नंबर पे, ओडिशा। फिर आपकी कर्नाटक की सीमा है, कर्नाटक, 8 नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है, 9 नंबर पे गोवा है, ठीक है। टोटल 9 राज्य हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेश में एक तो देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका, देखा जाए तो सबसे लंबी इसी की है। यदि आप दोनों में मिला के क्वेश्चन पूछता है तो इसको सही करेंगे, और यदि आपका राज्यों में पूछता है तो इस तरीके से आप क्रम रखेंगे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हाँ, स्टेट प्लस यूटी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। एक तो देखिए पहले क्या था, दादरा नगर हवेली, अभी भारत में टोटल कितने राज्य हैं, 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया, अब एक ही बन गए ये आपके। कब किया गया इसको, 26 जनवरी 2020 में, 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लियर, स्पष्ट है, सिंपल सा है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं। गुजरात की सबसे ज्यादा, सबसे छोटी तटरेखा पूछ लेता है तो गोवा की तटरेखा है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, गोवा की, ठीक है। कितनी है, सबसे छोटी तटरेखा 118 किलोमीटर है आपकी, 118 किलोमीटर गोवा की तटरेखा है, और 1214.7 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा। बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, आगे की चीजें फिर नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी से, ये हो गया पर्यावरण से, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में आज एक बहुत अच्छी चीज पढ़ाने जा रहा हूं, विटामिन। साइंस में पढ़ाने जा रहा हूं विटामिन। विटामिन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आप सभी से। देखो हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो शरीर के अंदर, मतलब इनको आहार में जो है ना, हमें क्या होता है कि बहुत सारे जो भोजन हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण, 7 प्रकार के टोटल पोषक पदार्थ होते हैं, उनमें से एक है आपके विटामिन, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें आपकी जो भी हम भोजन लेते हैं उन सभी भोजन में हमें बहुत सारे प्रोटीन्स पदार्थ सब कुछ मिल जाते हैं। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है विटामिन, ठीक है। विटामिन आपकी शरीर में नहीं बनती हैं, आपको इनको इंटेक करना पड़ता है, आपको इनको लेना पड़ता है। 2 प्रकार की विटामिन होती हैं। विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, अब जल में घुलनशील विटामिन की बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है,
तो बी और सी ये दोनों जल की हैं। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, ये विटामिन आपकी किसमें है? अब इन सभी के देखो जितने भी विटामिन हैं इनके सब टाइप भी बहुत सारे हैं, इनके रासायनिक नाम भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इनके स्रोत कौन कौन से हैं, तो आज कुछ विटामिन मैं आपको याद कराऊंगा। तो आज हम देख लेते हैं ए, बी और सी, तीन विटामिन के बारे में आज चर्चा करेंगे। और विटामिन ए और बी देखते हैं, क्योंकि बी में बहुत सारी विटामिन है, मतलब बी के बहुत टाइप है, B12 तक है आपका। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम लिख लीजिएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी। शाम को जैसे ही शाम होती है वैसे ही दिखना कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। कई सारे संक्रमण हो जाते हैं, त्वचा में कोशिकाओं में भी परिवर्तन होने लगता है इसके कारण से। और एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। एक तो रतौंधी होता है, ठीक है। दूसरा रोग कौन सा होता है आपका? जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया। थैल्मिया, ये रोग भी आपका इसी से होता है, इसी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। त्वचा में संक्रमण हो जाता है, स्किन रिलेटेड रोग बहुत सारे हो जाते हैं, त्वचा की सेल्स में चेंजेस आते हैं। तो ये आपका जो है रेटिनॉल की कमी से होता है, विटामिन ए से। अच्छा, विटामिन ए यदि हमें चाहिए तो हमें क्या क्या खाना पड़ेगा? बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं। देखो हरी सब्जियां आमतौर पे सब पे विटामिन होती हैं कोई ना कोई। लेकिन गाजर के बारे में आपने सुना होगा, गाजर में विटामिन ए का अच्छा सोर्स है आपका। हरी सब्जियां होती हैं, दूध होता है, मक्खन है, अंडा है, यकृत है, और मछली का तेल है। मछली के तेल में भी पाई जाती हैं विटामिन, है ना। तो कई सारी विटामिन आपकी होती है। इसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है, अब इसमें कई सारी विटामिन है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 तक है, ठीक है। विटामिन B3, विटामिन B3 के बाद है विटामिन B4, नहीं विटामिन B5 है आपकी, 4 नहीं है। विटामिन B5, विटामिन B6, B7 और B12, ये आपके विटामिन बी के कई सारे उप प्रकार हैं। सबको अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग रासायनिक नाम है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, थायमीन। विटामिन B1 की कमी से, थायमीन की कमी से हमारी ह्यूमन ग्रोथ कम हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, और बेरी नामक रोग होता है, बेरी, है ना। और वृद्धि रुक जाती है बॉडी की, ह्यूमन ग्रोथ, HGS जो होता है, वृद्धि भी रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है आपकी। अब विटामिन बी के बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे अनाज हैं, फलियां हैं, सोयाबीन है, दूध है, ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं, B1 के। इसके बाद दूसरा है आपका विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम, इनके रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, रासायनिक नाम जरूर लिखेगा, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन आपकी विटामिन B2 है, ठीक है। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे कीलोसिस नामक रोग होता है, कीलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कीलोसिस नामक रोग होता है। इससे कीलोसिस नामक रोग होता है। और पनीर खाने से, अंडे खाने से, यीस्ट खाने से, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से, इन सभी से जो है विटामिन B2 की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नियासिन। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? नियासिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियासिन। इसी को निकोटिनिक अम्ल भी बोला जाता है, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं इसको। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है विटामिन B3 को, ठीक है। इससे जो है पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा एक आपका चर्म रोग है, चर्म रोग टाइप में होता है पेलाग्रा, ठीक है, चर्मग्राह टाइप में। तो इसमें भी यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां, बहुत सारा जो है आपका मांसाहार, जो मांस वगैरह है उसमें भी विटामिन होती हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथिनिक अम्ल,
ये विटामिन B5 होती है, पेंटोथेनिक अम्ल, 5 मतलब पेंटो, इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, इसकी कमी से भी चर्म रोग होता है। ठीक है, चर्म रोग के साथ साथ वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, बालों की सफेदी हो जाती है, बाल सफेद, वृद्धि रुक जाना, ये सारी चीजें विटामिन B5 की कमी से हो जाते हैं। ठीक है, अंडे, दूध, मांस, मछली, मूंगफली, ये सब खाने से रोगों का, देखो मूंगफली खाए करो, जो वो आपको जो है ना मूंगफली होती है ना, उसको जो है कच्ची मूंगफली, ठीक है, उससे भी बहुत समस्याओं का समाधान होता है कच्ची मूंगफली से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जाएंगे। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन B6 को। इससे भी चर्म रोग होता है, पेशियों में ऐंठन होती है, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, शरीर में ऐंठन होने लगती है, रक्त की कमी होती है, इसकी कमी से, रक्त की कमी, ठीक है। स्रोत के तौर पे देखें तो इसके भी स्रोत आपके दूध, अनाज, मांस, ये सब आपके इसके स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन B7, इसको क्या बोलते हैं हम? बायोटिन, 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 ये आपके बाल जो आपके, इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, बालों का झड़ना, बायोटिन की कमी होती है, जो आपकी बालों का झड़ना जो है आपकी विटामिन B7 की कमी है। तो B7 की पूर्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बायोटिन लेना पड़ेगा। ठीक है, बायोटिन आता है, ओजीवा का आता है, कई सारी कंपनियां जो है बायोटिन देती हैं। ठीक है, तो और बाकी जो आप खाते हैं मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, सब में मिलता है B7। B12 आपका ये है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड बोलते हैं इसको, फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। क्या है आपका? फोलिक अम्ल। रासायनिक नाम कौन सा है? फोलिक अम्ल। इसमें रक्त क्षीणता होती है, रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि होती है। इसमें भी हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे, ये सारी चीजें विटामिन B12 की कमी जो है पूरी होती है आपकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपके हो गए टोटल विटामिन। ध्यान से, विटामिन आपके कौन से? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? BC, ये दोनों जल में है घुलनशील। वसा में ADEK, और बाकी मैंने आपको रोग, रासायनिक नाम यहां तक बता दिए। CD और EK बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन पे। आशीष पटेल जी कह रहे हैं सर हमारे बाल झड़ रहे हैं। देखो डॉक्टर को दिखाओ भाई, मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। जिसके भी बाल झड़ रहे हो डॉक्टर को दिखाएं। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी में फंगल लग जाता है, डैंड्रफ बोलते हैं जिसको हम, है ना। जिसकी बॉडी में फंगल लग जाता है, फंगी होता है, कई प्रकार के फंगी होते हैं बॉडी में। यदि आपके डैंड्रफ है, फंगी है, तो निश्चित तौर पे आपके बाल गिरेंगे, है ना। वो क्योंकि आपके स्कल्प को क्या करता है, धीरे धीरे कमजोर करता रहता है, और आपके बाल बहुत थिन हो जाएंगे। ठीक है, तो बायोटिन बाद में, बायोटिन वगैरह हेयर ग्रोथ के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है विटामिन B7। बट आप कभी भी किसी के बाल वाल गिरते हैं ना, कोई प्रोडक्ट मत यूज करो, सब फालतू की चीजें हैं। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर पहले आपकी प्रॉब्लम समझेगा और फिर उसका समाधान करेगा। हिंदी में बहुत टफ वर्ड है। टफ कहाँ है? पैरासाइट्स, जू वगैरह सब डॉक्टर समाधान करेगा। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई पैरासाइट्स वगैरह के लिए, परजीवी जो हैं। हाँ ठीक है, चलिए विटामिन हो गई आपकी। ये सब स्रोत है विटामिन के, सब हरी सब्जियां, अंडे, दूध, मांस, ठीक है, सब विटामिन के स्रोत हैं। अब देखो ये नोट अब बंद हो गई हैं, ये नोट अभी चल रही है। भगवान न करे कभी ऐसी खबर आ जाए कि ये नोट भी बंद। मैं तो कहता हूँ बंद ही हो जाए, ये भी बंद हो जाए, बंद ही कर दो, सब बैंक से चले। लेकिन बैंक वाले आज के टाइम पे, उनके भी, बैंक वाले भी, मतलब सोचो बैंक वाले तो एक वो भी खतरनाक ही हैं।
बैंक चार्ज इतने सारे बना दिए, एटीएम से पैसा निकालना है उसके लिए भी चार्ज दो, बैंक चार्ज कितने सारे बना दिए। मुझे लग रहा है कि भारत में एक बात नहीं समझी जा रही है, जो गवर्नमेंट भी इस बात को समझे और जो है बैंकों को भी इस बात को समझना चाहिए कि यदि आप डिजिटल इकोनॉमी ला रहे हैं ना, तो डिजिटल इकोनॉमी में लोगों के ऊपर इतनी लायबिलिटी क्यों डाल रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां लोगों के ऊपर। आपको इतने सारे चार्जेस काटते हैं बैंक वाले, कितने चार्जेस, उनके हर सुविधा के चार्जेस हैं, हर सुविधा के, और चार्जेस पता ही नहीं चलते कितने काटते रहते हैं, कब क्या करते हैं, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। इसको लेकर बाकायदा हर बैंक को एक वो जारी करना चाहिए अपना, कि चार्जेस के पीछे का रीजन क्या है। बैंक से आए, पैसे काट लिए, खत्म। बड़ा बुरा हाल कर रखा है बैंकों ने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, आज हमने पिछले सेशन में मुद्रा पढ़ा था, आज मुद्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ मुद्रा के लेकर के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आगे चल के मैं चाह रहा हूं मुद्रा से जुड़े हुए टॉपिक्स आपको पढ़ाऊं। तो मुद्रा आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में मुद्रा नहीं थी, बार्टर सिस्टम था, फिर राहत मुद्राएं चली, फिर इसके बाद क्वाइंस चले, क्वाइंस के बाद फिर पेपर मनी चली, पेपर मनी के बाद डिजिटल मनी चली, और प्लास्टिक मनी चली, और अभी बिटकॉइंस का जमाना है। तो मुद्रा की परिभाषा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मैंने आपको बताया था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो मुद्रा के कार्य क्या होते हैं? मुद्रा का कार्य होता है कि सभी जगह स्वीकार्य हो, पहली बात तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए मुद्रा की, सर्व स्वीकार्य हो, पहली बात यह है। दूसरा, मुद्रा एक वैधानिक मान्यता रखती है। मुद्रा क्या रखती है? एक वैधानिक मान्यता रखती है। हर एक मुद्रा का एक लीगैलिटी होती है ना, आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मुद्रा को वैधानिक मान्यता। यदि मुद्रा की वैधानिक मान्यता समाप्त हो गई तो फिर मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं होता। और मुद्रा क्या है? विभाजनीय होती है, उसको विभाजित किया जा सकता है ना। जैसे 500 रुपए दिया तो 100-100 के आपने दे दिए, विभाजन हो गया, 100-100 के 5 नोटों में विभाजित हो गया, 50-50 की 10 नोटों में विभाजन हो गया, 200 की 2 और 500, मतलब उसको विभाजित कर सकते हैं। ऐसी कोई भी मुद्रा नहीं बनाई जा सकती जो विभाजित ना की जा सके, विभाजनीय होनी चाहिए, ठीक है। और मुद्रा के दो कार्य हैं। मुद्रा के कार्य क्या हैं? पहली बात, विनिमय करना, एक्सचेंज रेट का काम करना। मुद्रा के दो कार्य हैं। पहला कार्य है, मुद्रा किसका काम करती है? विनिमय का काम करती है, विनिमय, एक्सचेंज का काम करती है मुद्रा, ठीक है। मुद्रा क्या है? मूल्य का मापक है, मूल्य का मापक है, मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। समझ रहे हैं? ये दो काम है। किसी भी चीज की मूल्य को मापता है मुद्रा, विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है, ये मुद्रा का काम होता है, ठीक है। दूसरा, कोई भी पेमेंट करना है, भुगतान करना है, भुगतान का आधार भी मुद्रा ही होता है। कोई भी पेमेंट करनी है तो किससे करते हैं हम लोग? मुद्रा से ही करते हैं, है ना। संचय भी करता है मुद्रा, सेविंग्स करता है, मूल्य का संचय, मूल्य का संचय, इसी को सेविंग्स बोलते हैं, ये काम भी मुद्रा का होता है। और मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा से होता है। हस्तांतरण, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है, कोई लैंड है, तो इस लैंड की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो इसका हस्तांतरण कैसे हो जाएगा? मनी के द्वारा। आपने किसी ने आपको 10 लाख रुपए दिया, आपने प्रॉपर्टी भी उसको हस्तांतरित कर दी, तो ये आपका मुद्रा का जो है मुख्य कार्य है। मुद्रा के पहला तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, किसी भी चीज का मूल्य मापता है, मूल्य का भुगतान करते हैं, मूल्य का संचय करते हैं और मूल्य का हस्तांतरण करते हैं। ये मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, तो मूल्य कई काम करता है आपका, एक माध्यम बन जाता है, एक मापक बन जाता है, एक भुगतान का माध्यम बन जाता है, संचय का माध्यम और आधार का माध्यम, ये सारे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एसबीआई के द्वारा, जो आपका बैंक है एसबीआई के द्वारा बहुत सारे जो है आपके, बहुत सारे आपको पता है कि मुद्राएं निकाली जाती हैं। तो मुद्रा का जो मांग कितना है, मार्केट कितनी मुद्रा मांगता है,
तो एसबीआई उसी हिसाब से डिमांड भी पूरी करता है। हमारे यहाँ पे आरबीआई है, माफ करिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है ना, उसका काम है कि मुद्रा को लेकर के रेगुलेट करना। तो मुद्रा के मतलब जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, उससे मुद्रा की मांग पड़ती है। ठीक है, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मुद्रा की जरूरत होती है, और कई जगहों पे लाभ कमाने के लिए, आकस्मिक अवसरों में लाभ कमाने के लिए भी मुद्रा की जरूरत होती है। तो आपको तीन जगहों पे मुद्रा की जरूरत पड़ती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को। पहला क्या है? पहला है कोई भी लेन देन का उद्देश्य होगा आपका, ट्रांजैक्शन करना होगा आपको, कोई भी लेन देन करना है तो मुद्रा की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, और कोई भी आप आकस्मिक, आपके घर में कोई संकट पड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक आवश्यकता, आकस्मिक आवश्यकता, इसमें भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा है कोई भी अवसर मिलता है आपको जिसमें आप मुद्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुद्रा कमा सकते हैं लाभ कमाने के लिए, तो अवसरों में लाभ कमाने के लिए भी मुद्रा लगेगी। अब आप देखेंगे आपके घर का पैसा कुछ इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ पैसा अवसरों का लाभ कमाने में लगा होगा, सेविंग अकाउंट में डाल रखा होगा, फिक्स एफडी करा रखी होगी, म्यूचुअल फंड लगा रखा होगा, शेयर मार्केट में डाल रखा होगा, कुछ पैसा आपका अवसरों का लाभ कमाने के लिए पड़ा हुआ है, कुछ पैसा ट्रांजैक्शन के लिए, डेली यूज के लिए यूज होता है, और कुछ आपका ये आपका एक इमरजेंसी फंड होता है घरों में, है ना। सभी के पास तो नहीं रहती व्यवस्था, लेकिन फिर भी आकस्मिक अवसरों के लिए भी हम एक पैसा रखते हैं। लोग बीमा खरीद लेते हैं कि भैया कभी जरूरत पड़ी तो बीमा काम आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं। अब मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है? मुद्रा की पूर्ति करता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति की जाती है। ठीक है, इसके लिए रिजर्व बैंक जो है एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया जाता है। लगभग जो है 200 करोड़ रुपए की निधि जो है रिजर्व बैंक के द्वारा रखा गया है आमतौर पे। ठीक है, रिजर्व बैंक कैसे मुद्रा छापता है, पैसा कैसे छापता है? 200 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है, 200 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। ठीक है, यह फंड मिनिमम आरबीआई के पास होना चाहिए। अब इसमें से 200 करोड़ में से आरबीआई ने इसको विभाजित कैसे कर रखा है? एक तो इसमें से 115 करोड़ रुपए आरबीआई के द्वारा गोल्ड पे रखे गए, सोने पे रखे गए, स्वर्ण पे। 200 करोड़, 115 करोड़ का तो सोना है आरबीआई के पास। ठीक है, और 85 करोड़ रुपए फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे है। 85 करोड़ रुपए आपका किसके तौर पे है? विदेशी मुद्रा के तौर पे है। विदेशी मुद्रा, एसडीआर, है ना, जो आईएमएफ वगैरह का होता है उसके तौर पे है। ये पैसा आपको कहां रखना है? एक रिजर्व फंड में रखना है। ठीक है, और इन फंड में आपको रख करके मुद्रा को छापना है। यह मुद्रा को छापने का आपका आधार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, स्पष्ट है? इतने का फंड होता है आमतौर पे। पहले तो होता था कि गोल्ड जितना होगा उतना ही पैसा छापा जाएगा, लेकिन अब कितना भी पैसा छापा जा सकता है, न्यूनतम कम से कम। अब ये रिजर्व मिनिमम है, बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये तो न्यूनतम है, 200 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का फंड भी आरबीआई के पास हुआ तो आरबीआई रखता है। और आरबीआई को पता होता है कि मार्केट में कितनी मुद्रा प्रचलन में है। ठीक है, इसके लिए आरबीआई ने मानक बना रखे हैं, M1, M2, M3, M4। ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। M1, M2, M3, M4 क्या है आपका। ठीक है, कैसे हम मुद्रा को मापते हैं, क्या आधार है, आरबीआई को कैसे पता चलता है कि कितना पैसा जो है मार्केट में है। अभी आपको पता नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई को पता था कि कितना पैसा मार्केट में है। क्या उतनी 500 की नोटें वापस आ गई? यदि आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाली मुद्रा भी होती है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह अलग है। अभी क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी। हाँ, भारत सरकार ने यह जरूर बोला है क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि यदि आप क्रिप्टो में कमा रहे हैं तो आप हमें टैक्स दे दीजिए 30%, बाकी आप कमाइए जितना कमाना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्रिप्टो करेंसी अभी भारत में लीगलाइज्ड नहीं है, लीगल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो आपका लीगल नहीं है। आशीष यादव जी कह रहे हैं सर जी कौन सा नोट बनाने में क्या यूज किया जाता है, कौन सा पेपर यूज किया जाता है? देखो, नोट बनाने में ना, मतलब जो कागज होता है ना उसमें कपास वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आम कागज नहीं होता, क्योंकि आम कागज होगा तो ये कागज आपका जल्दी खराब हो जाएगा।
तो पेड़ों में जो मतलब आपका आम कागज जो बनाया जाता है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। लेकिन जो कागज आपका नोटों बनाने में प्रयोग किया जाता है उसमें कपास और फाइबर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रैग पेपर या बैंक नोट पेपर, इसको बोला जाता है। रैग पेपर का प्रयोग करते हैं हम लोग, रैग पेपर। नहीं तो पता चला जो कागज आपके पास है, आप कभी देखिएगा तो आपको महसूस भी होगा, रैग पेपर को हम लोग बैंक नोट पेपर के तौर पे जानते हैं। इसमें कपास प्लस फाइबर का भी मिश्रण होता है, इसका प्रयोग किया जाता है नोट बनाने में, ठीक है जी, क्लियर है। और इसको लेकर एक बार इंटरनेट में सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको काफी चीजें। आम पेपर नहीं होता जो आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, कपास का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये आपका इससे जुड़ा हुआ हो गया, इकोनॉमी हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, आपका पर्यावरण हो गया, आपका जो है अब लगभग सारे सब्जेक्ट हो गए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारे टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। आज के रिवीजन के अंतर्गत रिवीजन सतत चलता रहेगा, आप लोग रिवीजन की श्रृंखला में रहें, बढ़िया से 6 सब्जेक्ट का रिवीजन इस तरीके से करते रहें, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो रेमिटेंस आपका जो विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय है ना, उनके द्वारा भारत में जो भेजा जाता है पैसा, बिल्कुल जो आपका नेशनल इनकम हम निकालते हैं ना, राष्ट्रीय आय, शायद आप आशीष यादव जी उस क्लास में नहीं थे, बिल्कुल कंसीडर किया जाता है। और M1, M2, M3, M4 अलग चीज है, रेमिटेंस अलग चीज है। रेमिटेंस वो फॉरेक्स के तौर पे आता है भारत विदेशों से, रेमिटेंस तो आपका विदेशों से आता है ना, वो भारतीय मुद्रा थोड़ा ना होती है, कोई डॉलर में कमा रहा है, डॉलर भेज रहा है भारत में, तो रेमिटेंस आपका फॉरेक्स रिजर्व में आता है ना। जितने लोग यूट्यूब में हैं सभी लोग रेमिटेंस कमा रहे हैं, रेमिटेंस यूट्यूब भी पेमेंट आपकी डॉलर में ही करता है ना, तो भी ये आपका रेमिटेंस है, विदेश से पैसा आ रहा है, अमेरिका से यूट्यूब भेज रहा है पैसा भारतीयों को। चलिए बाकी इसके बाद आप लोगों की